नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रायबरेली में बन रहा पहला स्पाइस पार्क, सरकार दे रही सोलर पंप को बढ़ावा। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार को भेजा मेंथा की खेती पर अनुदान का प्रस्ताव। कृषि उत्पादों के लिए होगा एक राष्ट्रीय साझा बाजार विकसित, और इस मौसम में अच्छी तरह से करें अपनी फसलों की देखभाल। किसान भाइयों, अपना देश विश्व में सबसे ज्यादा मसाला उत्पादन करने वाला देश है। अपने देश में 52 अलग अलग तरह के मसाले उगाए जाते हैं और इनका निर्यात भी किया जाता है। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत हर साल करीब 32 लाख टन मसालों का उत्पादन करता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2.5 खरब रुपए है। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी की बात है कि प्रदेश के मसाला समेत दूसरी फसलें उगाने वाले किसानों को जल्द ही एक बड़ा बाजार मिलने वाला है। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के रायबरेली में प्रदेश का पहला स्पाइस पार्क बनाया जा रहा है, जहां किसान मसालों के अलावा मेंथा और दूसरे कृषि उत्पादों को सीधे बड़े कारोबारियों को बेच सकेंगे। इस पार्क को बनाने का उद्देश्य बताते हुए स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि स्पाइस पार्क में किसान अपनी फसल खुद बेच सकेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ सकेगा। सिंचाई के लिए बिजली और डीजल पर किसानों की निर्भरता खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार सोलर पंप को बढ़ावा देने की योजना लाई है। इसके तहत प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा अब छोटे किसानों को सोलर पंप की खरीद पर 75% तक का अनुदान दिया जाएगा। विभाग ने 3 और 5 हार्स पावर के नए सोलर पंप भी जारी कर दिए हैं। नई नीति के तहत छोटे और सीमांत किसानों के लिए 2 और 3 हार्स पावर वाले सोलर पंप पर 75% अनुदान दिया जाएगा। वहीं बड़े किसानों को 5 हार्स पावर वाले पंप पर 50% तक का अनुदान मिल सकेगा। आवेदन भरने के लिए किसान अपनी खेती से जुड़े दस्तावेज लेकर ब्लॉक में उप निदेशक के कार्यालय में जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। किसानों को इन सोलर पंपों को खरीदने के बाद कोई दिक्कत न हो, इसके लिए उन्हें पंप पर 5 साल की वारंटी भी मिलेगी। किसान सोलर पंप के बारे में अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो वे विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-200-1050 पर फोन कर सकते हैं। भारतीय खाद्य निगम में सुधार के लिए गठित शांता समिति ने अपनी सिफारिशों में एफसीआई की मौजूदा खरीद प्रणाली की कड़ी निंदा की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में एफसीआई से पूर्वी राज्यों में खरीद करने की सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम अनाज की खरीद नहीं के बराबर करता है। उसने इन्हें डिसेंट्रलाइज स्टेट की सूची में रखा है। इसमें उनकी उपज की 100% खरीद एफसीआई को करने की सिफारिश की गई है, जिससे किसानों की बिगड़ी दशा में सुधार आए और खाद्य सुरक्षा भी मजबूत हो। भारत मेंथा तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें उत्तर प्रदेश अकेले ही देश का 80% मेंथा उगाता है। इसमें बाराबंकी बेल्ट पिपरमिंट की खेती के लिए जानी जाती है। प्रदेश में बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ के आसपास के किसान पिछले कई सालों से मेंथा की खेती कर रहे हैं। भूमिगत जल और मिट्टी की सेहत को हो रहे नुकसान के बावजूद सरकार अब सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार को मेंथा की खेती पर अनुदान का प्रस्ताव भेजा है, जिसके अंतर्गत किसानों को पौधे से लेकर मेंथा तेल निकालने के उपकरण पर अलग अलग तरह का अनुदान दिए जाने की सिफारिश है। हालांकि इस पर अभी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कृषि उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय साझा बाजार विकसित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से विचार विमर्श किया है। इसका उद्देश्य कृषि मंडी समिति कानून में बदलाव के साथ ही कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार लाना है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक सरकार कृषि उत्पादों के पूरी आपूर्ति श्रृंखला में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि पूरा देश इनके लिए एक साझा बाजार बन जाए। कृषि उत्पादन और विपणन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है और हर राज्य की कृषि मंडी के अलग अलग नियम कानून हैं। कृषि मंत्रालय सभी राज्यों की राज्य सरकारों के साथ कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार के मुद्दे पर विचार विमर्श कर रहा है। बहुत से राज्यों ने अपनी अपनी आपत्तियों के कारण अपने एपीएमसी यानी कृषि उत्पाद विपणन कानून में संशोधन नहीं किया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय इसके लिए 4 समूहों में राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ परामर्श कर रहा है। अभी तक सरकार ने 2 समूहों के साथ वार्ता समाप्त की है। शेष 2 समूहों के साथ वार्ता अगले महीने के आरंभ तक पूरी होगी। रबी की फसलों में गेहूं की बात करें तो प्रदेश के अधिकांश अंचलों में हल्की वर्षा की संभावना के चलते आवश्यकता के अनुसार ही सिंचाई करें। आर्द्रता अधिक होने के कारण गेरुई और पत्ती धब्बा रोग की संभावना है।
इसलिए लक्षण दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए मौसम साफ होने पर थायोफिनेट मिथाइल 70% WP की 700 ग्राम या जीरम 80% WP 2 किलोग्राम व मैंकोजेब 75 WP 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तिलहनी फसलों में सरसों के नाशी जीवों के प्राकृतिक शत्रुओं जैसे इंद्रगोप, भृंग, क्राइसोपा, सिरिफेड आदि का संरक्षण करें। नाशी जीवों और उनके प्राकृतिक शत्रुओं की संख्या में 2:1 का अनुपात होना चाहिए। अनुपात घटने पर डाइमिथोएट 30 EC 1 लीटर या मोनोक्रोटोफास 36 SL 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। राई सरसों में अल्टरनेरिया, पत्ती धब्बा, सफेद गेरुई एवं तुलासिता रोग के नियंत्रण हेतु मैंकोजेब 75 का छिड़काव करें। सब्जियों में टमाटर, मिर्च तथा बैंगन की ग्रीष्मकालीन फसल लेने के लिए पौधशाला में बीज की बुआई समाप्त कर लें। गन्ने की तैयार फसल की कटाई जमीन की सतह से करें और उसे तुरंत मिल को भेजें। सबसे पहले पेड़ी फसल, उसके बाद शरद काल में बोई गई अगेती प्रजाति की तैयार फसल काटें। किसान भाइयों, आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। इलाहाबाद की मंडी में गेहूं का भाव 1590 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1540 रुपए, रामपुर में गेहूं का भाव 1545 रुपए प्रति क्विंटल और सुल्तानपुर की मंडी में गेहूं 1520 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो इलाहाबाद की मंडी में चावल का भाव 2025 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 2060 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर में 2020 रुपए और सुल्तानपुर की किसान मंडी में चावल का भाव 2120 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह सरसों के भाव पर नजर डालें तो इलाहाबाद की मंडी में सरसों का भाव 3475 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 3320 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर में 3210 रुपए और सुल्तानपुर की मंडी में सरसों का भाव 3260 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू की कीमतों पर नजर डालें तो इलाहाबाद की मंडी में आलू का भाव 675 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 600 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर में 560 रुपए प्रति क्विंटल और सुल्तानपुर की मंडी में आलू का भाव 650 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आखिरी में एक नजर टमाटर की कीमतों पर भी। इलाहाबाद की मंडी में टमाटर का भाव 760 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 735 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर में 1100 रुपए प्रति क्विंटल और सुल्तानपुर की मंडी में टमाटर का अधिकतम औसत भाव 900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। किसान भाइयों, ये थे कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं।
अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि कार्य आप करते ही रहते हैं। कृषि कार्यों के साथ साथ अगर आप व्यवसाय के तौर पर कोई और काम भी शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि मधुमक्खी पालन है, ये कम समय में, कम लागत में आप एक से एक व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं और एक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के अंक में हम इसी विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे कि अगर मधुमक्खी पालन करते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उद्यान भवन लखनऊ से कीट विशेषज्ञ डॉक्टर राम सुमेर यादव जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई की तरफ से जानना चाहता हूं कि अगर हमारे किसान भाई एक व्यवसाय के तौर पर मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो मुख्यतः अगर प्रजातियों की बात करें तो कौन कौन सी प्रजातियों को चयन कर सकते हैं पालन के लिए? देखिए सुनील भाई, मौन पालन के लिए बहुत ही आवश्यक है कि कौन सी प्रजाति हम पालें जिससे कि हमें अधिक से अधिक मधु का उत्पादन हो। इसके लिए 2 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं, एक पालतू और दूसरा जंगली। जंगली मधुमक्खियों में मुख्यतः जो है सारंग, पोतिंगा, मेलिपोना और ट्राइगोना प्रजाति है। इसको हम मधुमक्खी गृह में पाल नहीं सकते हैं जी। दूसरी प्रजाति जो पालतू होती है, इसमें 2 प्रकार के मौने हैं, एक तो भारतीय मौन है और दूसरी हमारी इटालियन मौन है। भारतीय मौन में साइक ब्रूड वायरल डिजीज लग जाने के कारण अभी तक वो सफल नहीं हो पाई है और लगभग वो समाप्त हो चुकी है। इसके स्थान पे बहुत ही अच्छी प्रजाति इटालियन बीज जिसे कहते हैं, इसको एपिस मेलिफेरा लिंग्विस्टिका के नाम से जाना जाता है। ये प्रजाति बहुत ही अच्छी है और हमारे प्रदेश में और देश में जो है इस प्रजाति का पालन बृहद स्तर पर किया जा रहा है और ये भारतीय मौन की अपेक्षा 2 से 2.5 गुना शहद का उत्पादन अधिक देती है। अधिक देता है जी। तो ये प्रजाति हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है, एपिस मेलिफेरा लिंग्विस्टिका, जिनका किसान भाई उपयोग कर सकते हैं मधुमक्खी पालन में। डॉक्टर साहब, सबसे मुख्य बात यह है कि अगर शुरुआत की जाए तो सही समय क्या होना चाहिए? देखिए, इसके लिए फ्लोरा पर्याप्त में होना चाहिए, जिसके लिए जो है अक्टूबर नवंबर का महीना आरंभ करने का सही समय होता है। इसके बाद हमारा फरवरी मार्च में भी आप इसका प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए ये बहुत ही उपयुक्त महीना होता है। तो सब मौसम को देखते हुए अगर बात करें तो लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, कभी ज्यादा जाड़ा पड़ता है, कभी कम होता है। तो ऐसे मौसम को देखते हुए किसान भाई हमारे क्या सावधानियां बरतें? देखिए, सर्दी का मौसम लगभग समाप्ति पर है जी। बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। कभी कोहरा पड़ रहा है, तापमान में गिरावट हो रहा है, चढ़ाव उतार हो रहा है। इसमें मधुमक्खियां जो है बाहर निकल करके, क्योंकि इनका मुख्य भोजन मकरंद और पराग है जी। ये फूलों पर जाती हैं और वहाँ से मकरंद और पराग लेती हैं और मकरंद को ला करके शहद का निर्माण करती हैं। मौसम अनुकूल न होने पर इनके लिए परेशानी होती है। इसके लिए हमें मौन पालक भाइयों को सलाह दी जाती है हम तरफ से कि कुछ सावधानियां इसके लिए अपनाएं इस समय, ताकि मौनों में क्षति ना हो और आगे चल करके जैसे ही हमारे सरसों का फूल लगभग 10% खिल जाए तो ऐसे मौके पर ही माइग्रेशन मधुमक्खियों का कर देना चाहिए, ताकि वो जो है मकरंद और पराग का एकत्रीकरण खूब अच्छी तरीके से करें। अभी जैसे कि मान लीजिए भोजन का अभाव है, पराग और अमृत का संग्रह नहीं कर पा रही हैं, तो इसके लिए जो है भोजन देने की आवश्यकता पड़ती है और वो कृत्रिम भोजन के रूप में चीनी का शरबत दिया जाता है। चीनी के शरबत में जो है 60 भाग चीनी,
40 भाग पानी, जो कि मौसम ठंडा है, पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। इसका भोजन बनाने के लिए पहले पानी को उबाल लेना चाहिए, हल्का सा ठंडा हो जाए, तब इसमें जो है चीनी को मिला करके और सायंकाल में मधुमक्खियों को भोजन के रूप में देना चाहिए। तो इससे जो है भोजन की पूर्ति हो जाती है और मौनों का जो संख्या होती है वो बरकरार रहती है, क्योंकि कमेरी मौनों की संख्या अधिक से अधिक होनी चाहिए। अगर इनकी संख्या कम हो जाती है तो आगे आने वाले फूल में इनसे जो है शहद का कलेक्शन जो है बहुत ही कम हो जाता है। तो ये हमें बहुत ज़रूरी होता है, इसके पर ध्यान देने की होती है। समय के हिसाब से उनके जो भोजन की व्यवस्था है वो लगातार बरकरार रखनी चाहिए। साथ ही साथ अगर उनके रख रखाव की बात करें डॉक्टर साहब, तो वो अगर उसमें कुछ ध्यान रखना हो तो कैसे रखें? जैसे इसके लिए ये होता है कि सीजन आने वाला है तो हमें पहले मोमी छत्ताधार की व्यवस्था करनी होती है जी। इसमें यह है, इसके ऊपर ये अपना घर बनाती हैं, तो मोमी छत्ताधार जैसे आवश्यकता पड़े तो उनको हमें दे देना चाहिए मधुमक्खी वंश के अंदर। तो इस पे वो अपना घर बनाती हैं, अंडे बच्चे देने के लिए उनको स्थान मिल जाता है, पर्याप्त स्थान मिल जाता है और इससे कमेरी मौनों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। दूसरा ध्यान ये रखना चाहिए कि मौनगृह के अंदर अगर गंदगी है तो इससे जो है कीड़े जो शत्रु होते हैं ये पनपने लगते हैं। तो इसके हमें बीच में जैसे ही थोड़ा सा धूप दिखाई दे तो तलपट को निकाल करके जो मौनगृह के नीचे का भाग होता है उसको निकाल करके सफाई कर दें, थोड़ा सा धूप दिखा दें ताकि उसमें जो है सीलन न रह जाए। इसके अलावा जो है हमें माइट का ध्यान देना होता है, क्योंकि इस मौसम में जो है माइट का भी प्रकोप होता है। अगर माइट उस पर दिखाई दे, रेंगते हुए दिखाई दे, तो इसके लिए हमें 2 ग्राम सल्फर का भुरकाव कपड़े में रख करके और फ्रेमों के ऊपर कर देना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे उसके बच्चे हों, ब्रूड हों, उसके ऊपर नहीं भुरकाव करना चाहिए जी। इसके अलावा जो है मौसम ठंडा चल रहा है, अगर किसान भाई, मौन पालक भाई पानी को उबाल करके नहीं दिए हैं तो मधुमक्खियों में एक पेचिश की भी परेशानी आ जाती है, पेचिश की बीमारी हो जाती है। तो इसके लिए जो है एक थाइमाल दवा है, ये 60 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम चीनी के दर से, जैसा कि हमने पहले बताया कि घोल बना लें, इसी हिसाब से घोल बना करके और सप्ताह में 2 बार थाइमाल दवा का प्रयोग कर दें तो इससे जो है मौनों में पेचिश की जो बीमारी होती है इससे राहत मिल जाती है, दूर हो जाता है और मौनें फिर शक्तिशाली होने लगती हैं। इसमें एक परेशानी और आती है, इसमें एक एकरिन बीमारी भी पनपती है और ये श्वास वाली बीमारी होती है। इसके लिए जो है हमें मिथाइल सैचुरेट का प्रयोग करना चाहिए। साल में 3-4 बार जो है इसको जो है शाम के टाइम एक रुई की फुरुरी बना लें, मिथाइल सैचुरेट में डुबा लें और शाम के टाइम मौनगृह के द्वार के रास्ते इसको जो है अंदर घुसेड़ दें। तो इसमें से जो फ्यूम्स निकलती है वो मौनों के सांसों के अंदर जाती है और जो वहाँ पे श्वास के अंदर नली में माइट जो पनपती रहती है वो नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से हमें जो है ये सावधानियां बरतनी जरूरी है। डॉक्टर साहब, क्या कोई तकनीकी शिक्षा अगर मिलती हो किसानों को, मिल सकती है, क्या ऐसी की व्यवस्था है? जी हाँ, उद्यान विभाग के अधीन 4 मौन पालन केंद्र जो है इस समय चल रहे हैं। इलाहाबाद, बस्ती, सहारनपुर, मुरादाबाद में जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। हमारा अगला प्रोग्राम जो है 1 फरवरी से 15 मार्च जो है चलाया जाएगा, जो 1.5 महीने का होगा। इसमें कम से कम कक्षा 8 पास होना चाहिए और जो उस सेंटर पे लोग पहुंचेंगे इसमें उम्र की कोई बाधा नहीं है, वहाँ पे पहुंच करके आप निःशुल्क जो है प्रशिक्षण प्राप्त कर। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं 25 एकड़ केला और 25 एकड़ आलू लगाता हूँ। केले की ज़मीन की तैयारी से पहले मैं मिट्टी निकालता हूँ। मिट्टी में से कितना टका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, कितने टका माइक्रोन्यूट्रन सूक्ष्म तत्व उसमें है, उसकी जानकारी लेता हूँ। क्योंकि आज किसान इतने रासायनिक खाद, केमिकल खाद ज़मीन में दे रहे हैं कि वो उसकी ज़रूरत नहीं है और तो भी वो दे रहे हैं। आज समझो कि हमारी ज़मीन में कैल्शियम ज़्यादा है, नाइट्रोजन ज़्यादा है, फॉस्फोरस ज़्यादा है, तो जो चीज़ है वो डालनी नहीं चाहिए, तब भी वो किसान देते रहते हैं। तो हम ज़मीन का सॉइल टेस्टिंग करा के अपना खाद का उपयोग कर सकते हैं और हम अपना वैज्ञानिक, हमारे वहाँ गुजरात में आनंद डिस्ट्रिक्ट के पास में आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन लेते हैं। हम अपनी कोठासूद से कुछ काम करते हैं, तो वो दोनों का मिलाप करके हम आगे बढ़े हैं।
और हमारे यहाँ कृषि महोत्सव, गरीब कल्याण मेला, सब महोत्सव जो होते हैं उसमें सभी जगह पे हम भाग लेते हैं और हमारा स्टॉल रहता है। वहाँ किसानों को हम सब प्रैक्टिस हमारी बता रहे हैं। हमारे खेतों में ज़मीन की तैयारी में जो हम ज़मीन में गोबर खाद, मुर्गी खाद, प्रेस मड, वो सब का पूरा डीकम्पोस्टिंग कर देते हैं। डीकम्पोस्टिंग करने के बाद खेतों में हम वापस देते हैं। तो ऐसी तरह से हम ज़मीन को तैयारी करते हैं। उसके बाद जो ज़मीन के अंदर आज हम केमिकल खाद जो एनपीके डालते हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, एनपीके जो डालते हैं उसमें सूक्ष्म तत्व और माइक्रोन्यूट्रंट्स, वो सूक्ष्म तत्व माइक्रोन्यूट्रंट्स वो डालने से, और फिराडान 3G, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रंट्स कोई भी अपने पौधे में कोई भी सूक्ष्म तत्व की उणप है तो सूक्ष्म तत्व डालने से वो पौधा हरा भरा हो जाएगा। फिर उसके अंदर जो हम फ्यूराडान डालते हैं तो फ्यूराडान की वजह से न्यूमेट्रॉन्स जो आते हैं तो वो कीड़ा अपने मूड में से जो रस आगे जाने देता नहीं है, तो आगे का पेड़ बढ़ता नहीं है। तो इसीलिए हम न्यूमेट्रॉन्स के लिए फ्यूराडान डालते हैं। तो जो खाद है वो कम डालो और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा डालो। फिर हम नीम केक का इस्तेमाल करें, एरंडा केक का इस्तेमाल करें, वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करें और अपनी फसल को अच्छी तरह से पकाएं। मेरे केले में मैंने पूरा कलफ्रुक सामान बनाया हुआ है कि केले का हर पार्ट्स का मैं उपयोग कर रहा हूँ। कि केले के लुंगर कटने के बाद केला पैकिंग, ग्रेडिंग, वॉशिंग, पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के बाद पूरा वो मॉल में चला जाता है या एक्सपोर्ट कर देते हैं। और जो उसमें से केला सिंगल पड़ता है उसकी हम वेफर बना देते हैं। तो वेफर भी आज के मार्केट में 1 किलो का 200 रुपया रेट है। तो वो वेस्टेज केले की वेफर बना के भी हम अच्छा पैसा उसमें से कमा लेते हैं। केले के लुंगर कटने के बाद जो पत्ता ज़मीन में गिरता है वो पूरा कंपोस्ट खाद बन जाता है। और नीचे की जो शक्कर है, केले के थड़ में से जो शक्कर है, वो शक्कर हम पैकिंग करते हैं वैज्ञानिक लोग आके, तो उसको हम पूरे टिश्यू कल्चर प्लांट या किसानों को खेत में लगाने के लिए वो हम बेच देते हैं। और जो उसमें से जो थड़ गिरता है वो थड़ में पूरा पेड़ है, पूरा पेड़ में हम रास्पाडोर मशीन से उसमें से रेसा निकालते हैं, फाइबर निकालते हैं। फाइबर निकाल के वो फाइबर हम पूरा वॉश करके, पूरा सूखा के उसको हम नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को 100 रुपीज़ kg हम उसको बेच देते हैं। तो 1 हेक्टर में से 30 से 35 हज़ार रुपये का वो फाइबर में से हमें पैसा मिल जाता है। और जो उसमें से 1 हेक्टर में से जो निकलता है, पूरे पेड़ में से जो फाइबर निकलता है वो पूरे 5%, एक पेड़ में से 5% फाइबर निकलता है। 95% उसमें से पानी का भाग रहता है और उसमें मावा निकलता है। वो पानी को हम फर्मेंटेशन करते हैं। गाय का गोबर, गौमूत्र, बटर मिल्क, जज्जर, पलसाटा, बनियन ट्री की मिट्टी, उसमें वो पानी और अपना घर का जो पानी है वो सब मिला के फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन करने के बाद सिंचाई के वक्त उसको भी खेतों में जाने देते हैं। और उसका छंटकाव भी आप करो तो भी आपको पेस्टिसाइड दवाई की छंटकाव करने की ज़रूरत रहती नहीं है। कोई भी उससे सीगा टोका या कोई भी रोग नहीं आएगा, आपका पेड़ हरा भरा रहेगा। और जो केले के थड़ में से निकला है, दूसरा प्रयोग ये भी करो, आप वर्मी कंपोस्ट खाद है तो वर्मी कंपोस्ट खाद के बेड़ के अंदर आप गोबर खाद के बेड़ के अंदर आप वर्म छोड़ दो और उसके बीच में आप जो केले के थड़ का जो मावा निकला हुआ है वो डाल दो, तो उसकी जो खाद बनेगी वो बहुत बढ़िया खाद बनेगी। मैंने 1 हेक्टर में से 120 टन केला निकाला, 121 टन केला तक निकाला हुआ है। और 1 बीघे में मैंने 8 से 8.5 लाख रुपया, 1 हेक्टर में 8 से 8.5 लाख रुपया फुल प्रॉफिट मैंने लिया हुआ है। तो हम जो अपनी बुद्धि से और वैज्ञानिक अभिगम से जो आगे बढ़े तो अपना देश, पूरा देश आगे बढ़ सकता है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। नमस्कार। खेती किसानी की जानकारी के बाद प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस सप्ताह प्रदेश के सभी क्षेत्रों में दिन का अधिकतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने और नमी का प्रतिशत प्रातःकाल 90 से 95% व दोपहर के समय 80 से 85% बरकरार रहने के कारण हल्के से मध्यम कोहरा बने रहने की स्थिति रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ठंड और बढ़ने के आसार हैं। 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की स्थिति भी बन सकती है। ऐसी मौसमी परिस्थितियों में कई रबी फसलों में कीट प्रकोप हो सकता है, जिससे किसान सावधान रहें और वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए कीटनाशकों का प्रयोग करें। मुख्य शहरों के तापमानों पर नजर डालें तो लखनऊ का तापमान न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस रहा।
इलाहाबाद का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस और झांसी का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम समाचारों के अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।